जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। एक रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को 1 दिसंबर को तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने वाले विधेयक पर राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी, यानी तीनों बिल अब राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ रद्द हो चुके हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि किसानों द्वारा 1 साल के लंबे विरोध के बाद संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त कर देगी। बता दें कि बाद में संयुक्त किसान मोर्चा एक बयान जारी किया है और यह किसान आंदोलन की पहली बड़ी जीत थी, जबकि अन्य महत्वपूर्ण मांगे अभी भी पेंडिंग में है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को एक बार फिर केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए PM केयर फंड पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह सदी का सबसे बड़ा घोटाला है। ममता ने मीडिया से बातचीत में सवाल उठाया कि मोदी सरकार ने PM केयर फंड में आम जनता से पैसे लिए हैं, सरकार इसका ऑडिट क्यों नहीं करवाती है? यह आम जनता का पैसा है, ED और CBI इसकी जाँच क्यों नहीं करती है? ममता बनर्जी ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि नागरिक सहायता और आपदा स्थितियों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष या PM केयर फंड की सूचना के अधिकार कानून के तहत भी नहीं आता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुधवार को हुई 12वीं कक्षा की परीक्षा में समाज शास्त्र के एक पेपर में आए सवाल को लेकर विवाद हो गया। सवाल गुजरात दंगों को लेकर था। CBSE इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कह चुका है, लेकिन अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस सवाल को सही ठहराया। पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 12वीं परीक्षा में पूछे गए सवाल को सही ठहराते हुए कहा है कि यह एक तथ्यात्मक प्रश्न है। 2002 में दंगों की निगरानी करने वाले CM अब PM है। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा है कि इसमें गलती कहां हो गई थी। वहीं CBSE ने गुजरात दंगे पर पूछे गए सवाल पर अपनी गलती स्वीकार की है। CBSE के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि प्रश्न पत्र में ऐसे सवाल डालने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रश्न पत्र में यह सवाल पूछा गया है कि 2002 में गुजरात में मुस्लिम विरोधी हिंसा किस सरकार के तहत हुई थी। प्रश्न के 4 विकल्प इस प्रकार थे: कांग्रेस, BJP, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन। विवाद बढ़ता देख CBSE ने इस पर खेद व्यक्त किया। राष्ट्रीय विस्तार की आकांक्षा पाले तृणमूल कांग्रेस यानी TMC के अंदर पार्टी का नाम बदलने पर भी चर्चा हो रही है। साथ ही पार्टी जल्द अपने संविधान में परिवर्तन भी करेगी। सूत्रों का कहना है कि अगले 3 महीनों में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के संविधान को बदलेगी। सूत्रों ने बताया है कि पार्टी का नाम बदलने को लेकर भी अभी चर्चा हो रही है, लेकिन नाम बदला जाएगा या नहीं इस पर कोई फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक जल्द पार्टी यह फैसला ले लेगी कि उसे अपना नाम बदलना है या नहीं। दरअसल राष्ट्रीय विस्तार के लिए TMC पार्टी का नाम बदलने पर चर्चा कर रही है और पार्टी संविधान में बदलाव भी इसी उद्देश्य से किया जाएगा। अभी TMC वर्किंग कमेटी में सिर्फ बंगाल के नेता ही शामिल है। चुनाव आयोग के मापदंडों के मुताबिक TMC के अभी भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल है, लेकिन उसका मूल आधार पश्चिम बंगाल ही रहा है। अब पार्टी देश में अपना विस्तार करना चाहती है, इसलिए TMC संविधान में बदलाव करेगी और पार्टी के नाम बदलने पर भी विचार कर रही। इस बदलाव का मकसद राष्ट्रीय स्तर पर तृणमूल कांग्रेस को न सिर्फ बंगाल की पार्टी के तौर पर पब्लिक पूरे देश की पार्टी के तौर पर देखा जाना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के पठानकोट में तिरंगा यात्रा निकाली। उनके साथ दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया और पार्टी नेता भगवंत मान भी मौजूद रहे। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि इतने सारे तिरंगे देखकर मजा आ गया, दिल में कुछ कुछ होता है। इतने तिरंगे रामलीला मैदान में देखे थे। शहीदों और सैनिकों की इस धरती को प्रणाम करता हूँ, खुद को सभ्यवासी। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमने अपने गारंटी बिजली की दी है और हमारी सरकार आएगी 300 यूनिट बिजली फ्री रहेंगे और 24 घंटे बिजली देंगे और पुराने बिल माफ करेंगे। दूसरी गारंटी स्वास्थ्य की थी, कुल 16,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, बड़े बड़े सरकार अस्पताल बनाएंगे। दिल्ली के सरकारी अस्पताल में कितना ही महंगा क्यों ना हो, मुफ्त इलाज होता है। वहीं पंजाब में भी करेंगे। और चौथी गारंटी शिक्षा की गारंटी। हमें पंजाब और देश के निर्माण की बात करनी है। अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख गए तो देश का नाम रोशन करेंगे। 5 साल में हमने दिल्ली के स्कूल का काया पलट कर दिया है। पहले उनका भी पंजाब जैसा हाल था। 2.5 लाख अमीरों के बच्चों ने सरकारी स्कूल में नाम भी लिखवा लिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज और तीखी होती जा रही है। चुनावी बिसात पर यहां नए समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं।
बुंदेलखंड में सपा की सूखती साख को दिखाई और यहां पर आस देने पहुंचे अखिलेश यादव ने नए तेवर और कलेवर में नजर आए। विजय रथ यात्रा लेकर अखिलेश 3 दिन के बुंदेलखंड दौरे पर निकले हैं। दौरे के दूसरे दिन अखिलेश ने ललितपुर में हुंकार भरी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। बुधवार को अखिलेश ने बांदा और महोबा में भीड़ जुटाकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं आज ललितपुर में विपक्ष पर जमकर बरसे अखिलेश ने सीएम योगी पर परिवारवाद और यहां पर वालों को दर्द समझ जा सकता है, लेकिन यादव ने आरोप लगाया है कि बांदा में शराब की बोतलें लगातार यहां मिलाई जा रही है और मंगाई जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव ने यहां पर पूरी तरह से काया पलट करके रख दिया। भारत में आज ओमिक्रॉन स्ट्रेन से संक्रमित 2 मरीजों की पुष्टि हुई। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन दोनों यात्रियों में से एक के संपर्क में आए 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उनके सैंपल जीनोम सीक्वेंस के लिए भेजे गए। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ओमिक्रॉन संक्रमित दोनों मरीज एक दूसरे से संबंधित नहीं है। एक को पूरी तरह से टीका लगाया गया था और दूसरे को आंशिक रूप से टीका लगाया गया था। सिर्फ सरकार के सूत्रों के अनुसार 66 वर्षीय रोगी ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की थी। वहीं 46 वर्षीय मरीज का यात्रा का कोई इतिहास नहीं रहा। वह एक हेल्थ वर्कर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि ओमिक्रॉन से जुड़े सभी मामलों में अब तक हल्के लक्षण पाए गए। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना के बाद ये भी एक खतरनाक वायरस है जो कि देश में तबाही मचा रहा है और देश और दुनिया भर में ऐसे सभी मामलों में अब तक कोई गंभीर लक्षण नहीं देखा गया। WHO ने कहा है कि दूसरे उभरते सबूतों का अध्ययन किया जा रहा है। गोवा में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी रणनीतियां बनाने का काम शुरू कर चुकी है। आपको बता दें कि 40 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में करीब 10% मुस्लिम मतदाता है जो किसी भी दल की जीत हार में निर्णायक साबित होते हैं और इनका प्रभाव तकरीबन 6 सीटों पर दिखाई देता है। ऐसे में भाजपा ने मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के लिए तैयार है। प्रमोद सावंत और प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तनावड़े ने साथ एक बैठक भी है। इस बैठक में पार्टी की बूथ स्तर पर मजबूत करने की दिशा पर बात हुई, जिसकी जिम्मेदारी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा को सौंपने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक यासिर जिलानी ने बताया कि हमने जिला और सभी अध्यक्ष बूथ स्तर पर अल्पसंख्यक मोर्चा की टीमों का गठन करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि संविधान में सरकार द्वारा अजा वर्ग के शिक्षा व आर्थिक हितों के विकास के प्रावधान किए गए हैं, लेकिन देश व समाज के इस वर्ग के लिए अभी भी बहुत कुछ करना है। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा है कि समाज के वंचित तबके के कई लोगों को अब भी अपने अधिकारों व सरकार की कल्याण योजनाओं को जानकारी नहीं है। 5वें अंतर्राष्ट्रीय अम्बेडकर सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए कोविंद ने यह बात कही है। जी हाँ, आपको बता दें कि अजा विधायकों व सांसदों के फोरम व डॉक्टर अम्बेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दिल्ली में यह सम्मेलन आयोजित किया है। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा है कि इस फोरम की जिम्मेदारी है वह वंचित लोगों को अपने अधिकारों व सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक करे। कोविंद ने कहा कि हमारे संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं जिनसे अजा वर्ग के हितों की रक्षा हो सकती है। अनुच्छेद 46 राज्यों को निर्देशित करता है कि अजा वर्ग लोगों को आर्थिक व शैक्षणिक हितों का विशेष सावधानी के साथ विकास किया जाना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि सरकार इस वर्ग को सामाजिक अन्याय व तरह तरह के शोषण से बचाए रख सकता है। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी बयान में कोविंद के हवाले से यह बात कही गई है। महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त व आईपीएस अधिकारी परमवीर सिंह को गुरुवार को सस्पेंड कर दिया। इससे पहले मुंबई की एक कोर्ट ने उन्हें फरार अपराधी घोषित करने का आदेश निरस्त कर राहत दी थी, लेकिन यहां पर फिर से परमवीर को झटका दिया है। लेकिन इसके बाद उन्हें निलंबन का झटका भी लग गया और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उनके निलंबन की फाइल को मंजूर कर लिया। इसके साथ ही उस वक्त के ठाणे सिटी के डीएसपी रहे पराग मनेर को भी निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा है कि परमवीर सिंह के निलंबन की प्रक्रिया जारी है, हमें उन्हें सस्पेंड करेंगे। निलंबन आदेश में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सिंह पर अनियमितता व खामियों का आरोप लगाया गया है। जी हां, आपको बता दें कि अवैध वसूली मामले में सिंह के खिलाफ मुंबई व अन्य जगह केस दर्ज किए गए हैं। इसे लेकर के कई दिनों तक सामने नहीं आए थे। वह पूछताछ के लिए समन जारी करने पर भी पेश नहीं हुए। यहाँ तक कि उनके खिलाफ गैर जमानती और जमानती वारंट भी जारी किए जा चुके थे। जी हाँ, आपको क्या लगता है जो इसे सस्पेंड किया गया है? फिलहाल आपकी इन सभी खबरों पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताइएगा। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।